सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम, जिसके अंदर आपको दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें आसान और कम समय में बताई जाती है प्रूफ के साथ। अब इस रिपोर्ट की पहली बड़ी खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान की एक नई मुसीबत सामने आई है। अब ये जो पाकिस्तान की मुसीबत है, ये मुसीबत भारत की एजेंसियों के द्वारा बताई गई है कि ये पाकिस्तान की मुसीबत है। पाकिस्तान की मुसीबत बताई ये गई है कि भारत और अफ़गानिस्तान की नई सरकार तालिबान करीब हो रहे हैं। तालिबान और बीजेपी की दोस्ती हो रही है, करीबी हो रही है, बातचीत बन रही है, जिसको देखते हुए भारत अभी ये फैसला ले रहा है कि हमें तालिबान की सरकार के अंदर यानी अफ़गानिस्तान में अपना एम्बेसी खोलना चाहिए या नहीं। अभी इस पर सोच विचार हो रहा है और इस पर लगभग यही फैसला आ रहा है कि जब तालिबान ने गारंटी दी है सुरक्षा की कि आप यानी भारत से कहा है कि आप हमारे देश आइए, हमारी सरकार और तालिबान आपको पूरी तरह से आपकी एम्बेसी की रक्षा और सुरक्षा की गारंटी देगी। अब इस बातचीत और दोनों देशों की करीबी की वजह से, तालिबान और बीजेपी की बातचीत की वजह से पाकिस्तान टेंशन में आ गया है। ये एक बड़ा इल्ज़ाम है, वो आपको बताना ज़रूरी है। ये मेरे जुमले नहीं हैं, आपको क्लियर कट बता देता हूँ। रिपोर्ट में ये बात आ चुकी है और ये कहा गया है कि तालिबान की सरकार के अंदर अभी ये आईएस ने जो सिख समुदाय के गुरुद्वारे को निशाना बनाया है, उसका मेन मकसद ये था कि इंडिया को और तालिबान को एक संदेश दिया जाए कि करीब ना आए। अगर भारत एम्बेसी खोलता है अफ़गानिस्तान में तो पाकिस्तान को टेंशन हो जाएगी और चीन को भी ये बात पसंद नहीं आएगी। आईएस दाइश खुरासान के संबंध बताए जा रहे हैं कि पाकिस्तान से हैं। आपको बता दूं, इन सबके बावजूद कई मुद्दे मेन हैं। अब ये बात मैं आपको अपनी तरफ से याद दिलाना चाहता हूं। ये वही तालिबान की सरकार है जिससे अब भारत की बीजेपी सरकार बातचीत कर रही है, जिसे कल तक ये आतंकवादी कह रही थी और दिन रात गरिया रही थी। और भारत के मुसलमानों को तालिबानी आज भी कहकर चिढ़ाया और किलसाने की कोशिश की जाती है। उसी तालिबान के साथ अब भारत सरकार की बातचीत चल रही है। दूसरी बात आपको बताना ये भी ज़रूरी है कि ये वही तालिबान सरकार है जो कल तक भारत के खिलाफ था, लेकिन अब इसके तेवर नरम नज़र आ रहे हैं, ऐसा भारत सरकार का कहना है। अब दोस्तों, यहाँ पर भारत का कहना ये है कि पाकिस्तान को भारत और तालिबान की दोस्ती पसंद नहीं है, लेकिन बीजेपी हमेशा पाकिस्तान का नाम तभी लेती है जब उसे अपने बेकार और फालतू के मंसूबे कामयाब करने हों। वरना आप सोच के देखिए, पाकिस्तान जब खुद चाह रहा है कि भारत के साथ उसके संबंध ठीक हों, व्यापार बंद ना हो, तो वो ये क्यों चाहेगा कि तालिबान से भारत की दोस्ती ना हो। खैर दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रोपेगेंडा है, चाहे इसको आप पाकिस्तान के खिलाफ समझिए या तालिबान के खिलाफ समझिए, लेकिन एक कड़वा सच ये है जो कि खुद अंधभक्तों ने अपना ही पेशाब पी लिया है। कल तक गरिया रहे थे, आज उसी तालिबान के साथ बीजेपी सरकार बात कर रही है। वहीं पर पाकिस्तान की इस नई सरकार ने अल्पसंख्यकों का मसला हल करने के लिए एक स्पेशल टास्क, एक टीम का संगठन बना दिया है, मतलब ग्रुप बना दिया है, जिससे जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, चाहे वो शिया समुदाय से हों, चाहे वो हिंदू और सिख समुदाय से हों, उनको कोई भी मसला होगा, उनके साथ कोई भी आपत्ति होगी, उनकी तुरंत कार्रवाई की जाएगी और उनकी बात को तुरंत सुनकर उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर संसद में ये कानून, ये विधेयक पास हो चुका है। ये जो नई सरकार आई है, इसका ये कदम जो है, ये पहला ऐसा कदम है जो इमरान खान के मानने वाले थे वो भी कहीं ना कहीं इस बात से, इस कानून से सहमत है। अब इमरान खान का एक और बड़ा दावा है जो कि 101% सच है। इमरान खान ने कहा है कि मेरे विधायकों को, मेरे नेताओं को अमेरिका ने $1 मिलियन में ख़रीद लिया है, $1 मिलियन में ख़रीदा है। और ये बात इमरान खान की बिल्कुल सही है, क्योंकि उनको उनकी सीट से हटाने वाला कोई और नहीं, इमरान खान के खिलाफ चाल चलने वाला यह अमेरिका ही है। हम बात करेंगे दोस्तों अब उस शख्स की जिनकी वीडियो की वजह से,
जिनकी मीम की वजह से हमारी वीडियो में 4 चांद लग जाते थे, लेकिन उनकी मौत के बाद हमने थोड़ा दिल नहीं माना कि उनके मीम का इस्तेमाल करें। हालांकि पाकिस्तान के लोगों ने ये बात कही कमेंट में कि रज़ा भाई आप उनके मीम का इस्तेमाल करें, इसके ज़रिए वो वीडियो में रहेंगे और अच्छा भी लगेगा, लेकिन ठीक है। लेकिन अभी आपको बताना ये ज़रूरी है, आपकी स्क्रीन पर देखिए, आप इस शख्स को जानते होंगे, आमिर लियाकत। जी हाँ, सितारे हालांकि विवादों में घिरे हुए थे। अभी 10 दिन पहले इनकी मौत हो गई है संदिग्ध हालत में। कहा यह गया है कि अपने कमरे के अंदर ये लॉक थे और दरवाज़ा तोड़ा गया तो पता चला कि इनको हार्ट अटैक आया था। 9 जून को इनकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई। तकलीफ़ और दर्दनाक बात यह है कि कोर्ट ने ये अब फैसला लिया है, पाक कोर्ट का फैसला है कि अब इनकी कब्र से इनकी लाश को निकाला जाएगा और पोस्टमार्टम किया जाएगा। हालांकि पाकिस्तान के जो स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो पूरी तरह से कोर्ट के इस फैसले के ख़िलाफ़ हैं। आपको बता दूं, आमिर लियाकत जो है डिप्रेशन के शिकार थे और विवादों से उनका गहरा नाता था। उन पर हज़ारों तरह के इल्ज़ाम थे। 50 साल की उनकी उम्र थी, उनकी 3 बीवियाँ थीं और कहा यह जा रहा है कि तीसरी बीवी दानिया शाह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। दानिया शाह ने उन पर कई इल्ज़ाम लगाए थे और कहा यह था कि ये शराबी और गंजेड़ी नशेड़ी है। मेरा इनसे शादी करने का फैसला सबसे गलत था। कमाल की बात है, पहले पैसा, चकाचौंध, नाम, शोहरत देख के भागती जाती हैं और जब अगला आदमी शादी कर लेता है तो यार ये तो ऐसा है या तो ये वैसा है। अब एक आदमी टीवी के सामने, अब ये चीज़ हम लोग इसलिए समझते हैं कि भाई हमारा काम ही यही है। अब अगर मैं आपको न्यूज़ रिपोर्ट दे रहा हूँ और मेरा काम दिन में आपको 5 रिपोर्ट देने का है और मैं लगभग आपको 6-7 घंटे की रिपोर्ट 10-10 मिनट करके, 40 मिनट, 60 मिनट करके अलग अलग रिपोर्ट दे रहा हूँ और उसके लिए रात भर मेहनत कर रहा हूँ या दिन भर मेहनत कर रहा हूँ। इस बीच में अगर मुझे और टेंशन, डिप्रेशन होगा तो मैं 10 मिनट भी कैमरे के सामने टिक नहीं पाऊँगा। तो इस चीज़ को समझिएगा कि आमिर लियाकत किस प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। घर में इस तरह का बवाल, हज़ारों इल्ज़ामात, सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ, उनके बेइज्जती, उनके खिलाफ बहुत सारी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए संदिग्ध हालत में ये कहा यह जा रहा है कि कई जगह कहा गया है कि उन्होंने आत्महत्या की है, कहीं कहा जा रहा है कि उनको हार्ट अटैक है। बहरहाल उनकी लाश को कब्र से निकालना, उनके बच्चों पर क्या हाल होगा, उनके बच्चों पर क्या बीतेगा। दोबारा से उन बच्चों को टॉर्चर के कुएं में डाल दिया जाएगा अगर उनकी लाश को कब्र से दोबारा निकाला जाएगा। ये वहाँ के सेलिब्रिटीज़ का कहना है। यूएन में भारत, अमेरिका, यूके समेत एक मुस्लिम देश अल्बानिया ने पाकिस्तान की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने यूएन में भारत को गोविंद नाम के एक व्यक्ति पर घेर लिया। गोविंद नाम के व्यक्ति का नाम लेते हुए भारत को घेरा कि ये व्यक्ति आतंकी है, पूरी दुनिया में इसको आतंकवादी घोषित कर देना चाहिए और ये व्यक्ति खुद अपने आप को आतंकवादी कहता है और मानता है। हालांकि जैसे ही ये बात पाकिस्तान की तरफ से बोली गई, भारत ने विरोध जताया, अमेरिका ने विरोध जताया, अल्बानिया मुस्लिम कंट्री भारत के साथ खड़ा हो गया, चौथा यूके और फ्रांस 5वां, ये सब पाकिस्तान के इस बात के खिलाफ खड़े हो गए, जिसकी वजह से कोई भी कानून नहीं पास हो पाया। अब आपको बता दूं अमेरिका के हाल। अमेरिका में गोलीबारी की वारदात फिर से हुई है। हर हफ्ते 1-2 वारदात हो रही है। अब ये वारदात व्हाइट हाउस के बेहद करीब हुई है। म्यूजियम के अंदर ये गोलीबारी हुई है। इस गोलीबारी में बच्चा मारा गया है और एक बच्चे समेत 3 पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हैं। हमलावर के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो गिरफ्तार है या फरार है, लेकिन गोलीबारी की वारदात अमेरिका में 10 गुना बढ़ चुकी है। रूस और चीन की ताकत को बढ़ता हुआ देखकर अब अमेरिका ने अब तक की अपने से भी बड़ी, खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे बड़ी न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च कर दी है। कोलंबिया क्लास की पनडुब्बी है ये भाई साहब। अमेरिका की सबसे घातक, सबसे लंबी और सबसे आधुनिक पनडुब्बी है ये। अमेरिका की नौसेना अगले दशक में कुल 12 कोलंबिया क्लास की सबमरीन बनाना चाहती है। इस पनडुब्बी के डिजाइन पर काम सन 2007 से शुरू हो गया था।
अब ये जो पनडुब्बी है भाई साहब, इस पर 70% परमाणु हथियार होंगे और इसकी अगली ताकत जानिए कि यूएसएस कोलंबिया पर तैनात होंगी 16 परमाणु मिसाइलें। 16 परमाणु मिसाइल भाई साहब, चीन के खिलाफ अमेरिका की नौसेना को दिलाएगी बढ़त। जी हाँ, ये जो नौसेना है अमेरिका की, ये चीन के सामने कमजोर हो गई थी, लेकिन ये जो पनडुब्बी है ये काफी ज्यादा मजबूत कर देगी नौसेना को। चीन और रूस के खौफ में लगातार अपने हथियारों में बढ़ोतरी कर रहा है अमेरिका। दोस्तों, दूसरी तरफ चीन भी नहीं रुक रहा है। चीन ने इंटरसेप्ट मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। आती हुई मिसाइल को मिसाइल से मार गिराने का सफल परीक्षण किया है और क्लेरिफिकेशन भी दिया है कि हमने जो टेस्ट किया है किसी देश को दिमाग में रखकर नहीं किया है, यह हमने अपनी रक्षा और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किया है। अब एक बड़ी खबर सीरिया से। आईएसआईएस आतंकी संगठन ने सीरिया की सेना की बस पर हमला किया, जिस हमले में 13 सीरिया के सैनिकों की मौत हो गई और कई सैनिक अभी घायल हैं। दुनिया में इस वक्त दो दोस्त बहुत ज्यादा फेमस हैं और उनकी दोस्ती चरम सीमा में पहुंची हुई है। वो देश हैं ईरान और रूस। बहुत खतरनाक लेवल की दोस्ती इस वक्त नजर आ रही है और इसी बीच में बड़ी खबर यह है कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव इसी हफ्ते ईरान पहुंच सकते हैं। वहीं पर आपको बताऊं कि तुर्की का ईरान के साथ कैसा भी मामला हो और सऊदी अरब से करीबी बनाने के चक्कर में, इजराइल से करीबी बनाने के चक्कर में ईरान के खिलाफ भले ही तुर्की को बयानबाजी करनी पड़ रही हो, लेकिन इस रिपोर्ट के थ्रू इस बात को समझ लीजिए, सबूत के साथ बता रहा हूं कि तुर्की 60% अपने बिजनेस को ईरान में बढ़ा चुका है। 60% एक्सपोर्ट ईरान के लिए बढ़ा चुका है तुर्की। ईरान ने न्यूक्लियर डील पर एक बार फिर से पोल अमेरिका की खोली है। 2015 में ईरान ने कहा कि हम अच्छी डील के साथ तैयार थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट गए। उसके बाद आज भी हम तैयार हैं, लेकिन अमेरिका कोई भी पॉजिटिव एक्टिविटी नहीं दिखा रहा है, जिसकी वजह से ये डील नहीं हो पा रही है। अमेरिका के मिनिस्टर ने अपने गुनाह को कबूलते हुए हीरोगिरी झाड़ी है। ईरान के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को पीठ की तरफ से मारकर, धोखे से मारकर आज ये कह रहे हैं कि कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने मारकर 500 अमेरिकियों की जान बचा ली, क्योंकि कासिम सुलेमानी अमेरिका के कम से कम 500 लोगों को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। साथ में अमेरिकी सेनेटर ने आगे ये भी जहर उगला कि हमने उनको इस तरह से मारा कि हमें जंग में भी नहीं कूदना पड़ा, यानी धोखे से मार दिया पीछे से। अब ईरान और सऊदी अरब के बारे में, रिलेशन के बारे में, रिश्ते के बारे में ईरान ने बड़ी जानकारी ये दी है कि हमारी सऊदी अरब से बातचीत तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन ये बहुत जल्दी होगा अगर हम इतनी जल्दी एक दूसरे के देश में एक दूसरे की एम्बेसीज को खोल लें। धीरे धीरे चलेंगे, स्मूथली चलेंगे और रिश्तों को मजबूत करेंगे और ये फैसला बाद में लेंगे कि हमें अपनी एम्बेसीज को एक दूसरे के देशों में खोलना है कि नहीं। आपको एक पॉजिटिव खबर बता दूं, अफगानिस्तान की रेफ्यूजी जो ऑस्ट्रेलिया फरार हुई थी कई साल पहले, अभी नहीं, अभी की बात नहीं, तालिबान के सरकार की नहीं, बहुत पहले जो अफगानिस्तान छोड़ चुकी थी, वो रेफ्यूजी अफगानिस्तान की फातिमा पैमान नाम है इनका। ये पहली महिला हैं, वो भी रेफ्यूजी हैं, वो भी अफगानिस्तान की हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की सांसद बन चुकी हैं। पहली हिजाब वाली, दूसरा पॉइंट है रेफ्यूजी है, तीसरा अफगानी है और चौथा सबसे बड़ा पॉइंट मुसलमान है। दोस्तों, बांग्लादेश में जो म्यांमार यानी बर्मा के मुसलमान आए थे अपनी जान बचा के, उन्होंने रेफ्यूजी डे के दिन ज़बरदस्त रैली निकाली और आपकी स्क्रीन पर वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिसमें उन्होंने डिमांड करी कि सेफली हमें म्यांमार अपने वतन पहुंचाया जाए सुकून से। जब तालिबान की सरकार आई थी तो अफगानिस्तान से जो पहले अफगानिस्तान की सरकार के फाइटर जेट
उड़ाने वाले पायलट थे वो अपने फाइटर जेट को, अमेरिकी फाइटर जेट को उड़ाकर ताजिकिस्तान ले गए थे ताकि ये फाइटर जेट तालिबान के हत्थे न लगे। अब तालिबान की सरकार लगातार ताजिकिस्तान की सरकार से अपने वो अमेरिकी फाइटर जेट वापस मांग रही थी, लेकिन इसी बीच में ताजिकिस्तान तो मना कर रहा था कि नहीं देंगे आपको आपका जहाज़ वापस। लेकिन इसी बीच में अमेरिका के मिनिस्टर ताजिकिस्तान पहुंचे और मुलाकात करी है ताजिकिस्तान से, और ये माना जा रहा था कि अमेरिका अपने जहाज़ को वहाँ से वापस ले सकता है, लेकिन हुआ इसका कुछ लगभग उल्टा। अब ये रिपोर्ट में आ रहा है कि ताजिकिस्तान में ही अमेरिका अपने जहाज़ को रहने दे सकता है कि कोई बात नहीं भाई साहब तुम रख लो, लेकिन तालिबान को मत देना। दोस्तों 4 देशों से सऊदी अरब ने पूरी तरह से कोविड-19 की पाबंदी हटा दी है। फ्लाइट्स अब चालू हो चुकी है। अब बताया ये जा रहा है कि पूरी पाबंदी खत्म कर दी है। पहला देश है भारत, दूसरा है तुर्की और तीसरा है इथियोपिया और चौथा है वियतनाम। इन चारों देशों से पाबंदी हटा ली गई है। अब ये चारों देश के मुसलमान बड़े आराम से हज और उम्रा के लिए सऊदी अरब का रुख कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक की ये थी दुनिया की सारी बड़ी बड़ी खबरें। इन पूरी रिपोर्ट्स पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। दुआओं मुझे याद रखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद। तेरा बाप आया।